स्टूडेंट, माय नेम इज कामदेव सिंह मेजर और आज हम करने वाले हैं एग्जांपल्स। तो एग्जांपल करने से पहले हमने जो लास्ट टाइम किया था वो 1 ऑन टू जो हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी या फिर नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी उसकी हमने थ्योरम्स की थी। तो आज की हमारी जो फर्स्ट यहाँ पर है एग्जांपल वो क्या है हमारे पास, काफी आसान है। तो डिस्कस करते हैं कि शो दैट देयर इज नो नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर वर्ड है कि हमने शो करना है कि हमारे पास कोई भी नॉन लीनियर यहाँ पर नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। कहां से? फ्रॉम R4 टू R3। तो हमने ये यहाँ पर डिस्कस करना है। यहाँ पर चेक करते हैं, वैसे डिस्कस करते थे हमारी जो फर्स्ट स्पेस है वो R4 है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? इसकी डायमेंशन 4 होगी। और यदि हमारे पास R3 है, इसकी डायमेंशन कितनी होगी? 3 होगी। बिकॉज हमें पता है कि Rn की डायमेंशन कितनी होती है? n। और डायमेंशन बोले तो हम क्या कह सकते हैं कि इस जो स्पेस की कोई ना कोई बेसिस होगी और उस बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? दैट इज 4 एंड यहाँ पर 3 होंगे। तो जहां वहां पर क्या करते हैं, हम एक पॉसिबल लगाकर चलते हैं या फिर हमें एक थ्योरम की हुई है, उसको मैं साथ में डिस्कस करता हूं। थ्योरम क्या थी हमारे पास कि यदि हमारे पास 2 वेक्टर स्पेसिस हैं B एंड रेंज ऑफ T, हमारे पास 2 वेक्टर स्पेसेस है B एंड रेंज ऑफ T हैव सेम डायमेंशन। यदि हमारे पास B और रेंज T की सेम डायमेंशन हो जाती है तो वो कब होती है? इफ एंड ओनली इफ T इज नॉट सिंगुलर। फिर से सुनिए, यहाँ पर कहना गया जाता है कि यदि हमारे पास जो एक यहाँ पर रेंज T की बात करें, असल में हमारे पास B और W होगी, ठीक है, 2 वेक्टर स्पेसेस। और वहां पर यदि T को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है B से W तक और यदि वो नॉन सिंगुलर है, इन दैट केस B और इसकी जो रेंज स्पेस होगी उसकी डायमेंशन सेम चलेगी। ये जहां पर एक लॉजिक लग सकता है, ये थ्योरम है, आप देख लेना, ठीक है। तो हम यहां इसी से चलते हैं कि इफ देयर इज अ नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यदि हमारे पास इसको B मान लीजिए W, यदि हमारे पास B से W तक कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, इसका मीनिंग क्या है? जहां से लेकर जहां तक, तो हमारे पास क्या होगा? जो इसकी रेंज स्पेस आएगी, फर्स्ट वाले की रेंज स्पेस आएगी R4 की, उसकी जो डायमेंशन होगी वो R4 के इक्वल होगी। फिर से सुनिए, रेंज ऑफ T जो हम कहते हैं, रेंज T का मतलब क्या होता है कि R4 के जितने वेक्टर्स हैं उनकी इमेजेस की कलेक्शन हमने कंसीडर करनी है, तो उसको हम रेंज T कहते हैं। उसकी डायमेंशन किसके इक्वल होनी चाहिए? डोमेन के इक्वल होनी चाहिए। तो दैट अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, तो देन हमारे पास डायमेंशन ऑफ रेंज T इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ R4 के इक्वल होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या होगा कि डायमेंशन ऑफ जो हमारे पास RT है, जहां पर रेंज ऑफ T की जो भी डायमेंशन है वो इसके इक्वल, तो इसकी कितनी है? 4। अब रुकिए, यहां पर डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस आ चुकी है 4। इसका मीनिंग क्या होगा कि रेंज स्पेस की जो बेसिस होगी उसमें 4 वेक्टर्स होंगे, तो इसकी जो बेसिस है दैट कंटेन 4 वेक्टर्स। और अब जहां पर हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन लग जाएगा, बिकॉज जो RT होता है वो किसका सबसेट होता है? वो कोडोमेन का सबसेट होता है। जो पूरी की पूरी रेंज स्पेस है वो R3 की सब स्पेस है, और यदि इसकी बेसिस की डायमेंशन 3 है तो इसकी बेसिस की डायमेंशन भी 3 होगी या फिर 3 से कम हो सकती है। फिर सुनिए, जो हमारे पास रेंज T है वो R3 का सब स्पेस है, सबसेट है, और सबसेट की बेसिस कम होने के चांसेस होते हैं, इक्वल नहीं होती। इक्वल तब होती है जब हम उसको ऑन टू कर लेते हैं, तो ऑन टू केस में दोनों की डायमेंशन सेम चलती। लेकिन जहां पर तो डायमेंशन लार्जर आ चुकी है हमारे पास, सो विच इज इम्पॉसिबल, कभी भी नहीं हो सकता, एज रेंज T इज अ सबसेट ऑफ R3 है, और R3 की खुद की डायमेंशन कितनी है? 3, तो सबसेट की डायमेंशन 4 कैसे पॉसिबल है? सो डायमेंशन ऑफ रेंज T कैन नॉट बी मोर देन 3, वो 3 नहीं हो सकती। इसका मीनिंग रेंज T की डायमेंशन 4 नहीं हो सकती। इसका मीनिंग डायमेंशन ऑफ रेंज T नॉट इज इक्वल टू R4। यदि जहां पर नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा तो यहां पर T भी नॉट एग्जिस्ट करेगी, नॉट सिंगुलर नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड हेंस देयर कैन नॉट बी एनी नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R4 टू R3। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, वेरी इजी। और यदि आपको प्रीवियस वीडियो के लिंक चाहिए तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आपके सेकंड एग्जांपल है वो इंपॉर्टेंट है, जहां पर हमारे पास उससे काफी एक माइंड सेटअप होगा नेक्स्ट एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास है कि हमने शो करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T फ्रॉम R3 से R3, और डिफाइन की हुई है बाय दैट इज T ऑफ E1 माइनस E2, T of E2 is equal to 2E2 plus E3, and T of E3 is equal to E1 plus E2 plus E3. And where what are these E1, E2, E3? This is a collection of a standard basis of R3. E1, E2, E3 हमारे पास एक क्या होता है, जो स्टैंडर्ड बेसिस होती है उसकी रिप्रेजेंटेशन जो हमारे पास है,
और हमने क्या शो करना है कि दिस टी इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। तो जहां पर ध्यान से सुने, हमारे पास जो टी दी हुई यहाँ पर, और टी को हमें एग्जैक्ट हमें नहीं पता कि ये कैसी है या मतलब कैसे डिफाइन की हो, हमें सिर्फ 3 एलिमेंट, यहाँ पर 3 वेक्टर्स हमने उठाए हैं, उन 3 वेक्टर्स की कहां इमेजेस हमें नेक्स्ट मालूम है। तो फिर से सुनिए, हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो होती है जनरल, दैट इज लाइक टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, टी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू समथिंग इज गिवन टू अस, देन दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन जहां वो जनरल होती है, हर एक एलिमेंट के लिए वो आंसर आती है, लेकिन जहां पर R3 के सिर्फ 3 वेक्टर्स हैं, E1 E2 E3, और इन तीनों की हमें सिर्फ इमेजेस पता है, इसके बिना हमारे पास किसी और वेक्टर की इमेज कैसे आएगी वो हमें नहीं पता। तो सबसे पहला फंडा ये क्या है कि हमने शो करना कि नाइदर वन वन है नॉन टू। वो कह रहे जो भी ट्रांसफॉर्मेशन इनसे बनेगी वो ना तो वन वन होगी ना ही ऑन टू होगी, और जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो सबसे पहले हमारा एम क्या होगा कि हम वो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे, वो आपको आती है तो उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे, देन ट्राई टू मतलब चेक करेंगे कि वन वन है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास E1 क्या होता है हम उसको चेक कर लेते हैं, बिकॉज हमने एक्स वाई जेड में जाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें इसको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, और इसकी एग्जांपल पहले भी की हुई है। तो E1 क्या हमारे पास 1 0 0 होता है, E2 0 1 0 होता है, E3 0 0 1। मैंने पहले भी बताया था कि क्या होता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रो होती है। उसके बाद हमें जो E1 है उसको भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो आप ये काम कर लेना, E1 की वैल्यू पुट कर दो, माइनस E2 की, दोनों को माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। देन टी ऑफ E2 फाइंड करना है 2, यहाँ पर E2 की वैल्यू पुट कर दो वेक्टर, प्लस E3, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। टी ऑफ E3 E1 प्लस E2 प्लस E3 करेंगे, तीनों की वैल्यू को करें, ऐड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हमें एग्जैक्टली टी E1 E2 एंड E3 तो पता लग चुके हैं, जहां पर तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ना हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है, मीनिंग हमने जनरल ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है जो हर एक वेक्टर की इमेज हमें दे सके, ठीक है। तो उसके लिए हमने लेट कर लेते हैं कि जनरल पॉइंट है, जो कि हम जहां से लेते हैं डोमेन से, कि लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू R3 भी एनी वेक्टर है। तो हमारा जो मेन टारगेट क्या होता है राजेश, जब भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो हमने इन तीनों को यूज करना है, और इन तीनों को यूज करने के लिए पहले हमें E1 E2 E3 फॉर्म करने पड़ेंगे, कहां पर एक्स वाई जेड के साथ। तो एक्स वाई जेड को हमें ब्रेक करना होगा, सेपरेट करना होगा इनटू द फॉर्म की हम इन 3 वेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करवा दे इस एक्स वाई जेड को। जैसे वो डिपेंड करेगा, बाद में ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो अभी एक्स वाई जेड को हम लिख सकते हैं, एक वेक्टर है तो मैंने इनको 3 पार्ट में सेपरेट कर दिया, लाइक एक्स 0 0 प्लस 0 y 0 प्लस 0 0 z। जब आप ऐड करोगे तो फर्स्ट आप प्लीज ऐड कर लेना, सेकंड कर लेना और थर्ड कर लेना, तो आपके पास सेम आ जाएगा। और जहां से यदि मैं x कॉमन निकालूं तो हमारे पास 1 0 0 बच जाएगा, जहां से y कॉमन निकाले 0 1 0 बच जाएगा, जहां से z कॉमन निकाले तो हमारे पास j बच जाएगा। जो मैंने बोला था कि इस वेक्टर की डिपेंडेंस करवानी है E1 E2 E3, अब आप देख सकते हैं कि दिस वेक्टर कैन रिटन एज सम स्केलर x इनटू दिस वेक्टर प्लस y इनटू दिस वेक्टर प्लस z इनटू दिस वेक्टर। नो व्हाट इज नेक्स्ट हमने करना है कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है, तो यहाँ पर t लगा दीजिए थ्रू आउट। तो लेट टी विद द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास है, तो जैसे आप जहां पर t अप्लाई करेंगे तो इसका मीनिंग जहां पर भी होगी, और बिकॉज t इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो वो अपना काम करेगी। x स्केलर है बाहर आ जाएगा, t इसके साथ लग जाएगी, y स्केलर है हमारे पास बाहर आ जाएगा, t इसके साथ लग जाएगी, और z भी स्केलर है, t इसके साथ लग जाएगी। इसके बाद तो आसान है, x को रहने दीजिए, t 1 0 0 की जहां से वैल्यू आपके पास है t 1 0 मीनिंग E1, इसकी इमेजेस है आप उसको लिख सकते हो, साथ में t 0 1 0 मीनिंग E2 का आंसर है हमारे पास, उसकी वैल्यू पुट कर दो, और साथ में t E3 की वैल्यू पुट कर दो 1 1। अब x को y को और z को मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा कि t ऑफ x बाई z इज इक्वल टू x, जहां से y तो है नहीं, हमारे पास z आ जाएगा, x प्लस z माइनस x 2y प्लस z एंड प्लस y y प्लस z। तो दिस इज अवर ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक स्टेप हमने यहां पर किया। अब हमने क्या करना, हमने t को 1 1 एंड ऑन टू जहां पर प्रूव नहीं करना, हमने चेक करना है कि जी दिस t इज नॉट 1 1 एंड नॉट ऑन टू। तो जहां पर मैं हम थोड़ी सी एक थ्योरम्स हमने ऑलरेडी की है जो हमारे काम को आसान कर देगी, उसकी हेल्प लेनी हमने। जहां पर 1 1 के लिए एक थ्योरम थी हमारे पास कि वी नो दैट t इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ t इज नॉन सिंगुलर।
कोई भी मैप यदि वो नॉन सिंगुलर है तो वो 1 1 होगी। अरे और 1 1 चेक कैसे कर सकते हैं, दो वेक्टर की इमेजेस को आपस में इक्वल करो, फिर सॉल्व करो और देखो क्या आता है। देखो जहां पर जनरल है तो जनरल आप कैसे करेंगे, तो इन पर्टिकुलर यदि आप 2-4 पॉइंट लेंगे तो उससे हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जब हमें प्रूव करना होता है इट्स नॉट ट्रू तो हमें एक स्ट्रॉन्ग रीजन देना पड़ता है, हम सिर्फ एक एग्जांपल के भी यहाँ पर नहीं कह सकते। सो दिस इज द बेस्ट मेथड है कि हम जहां पर कुछ कर सकते हैं कि हम इसको नॉन सिंगुलर है तो हम चेक करते हैं कि ये नॉन सिंगुलर नहीं होगा। अभी कोई मैपिंग नॉन सिंगुलर कब नहीं होती, तो पहले हम चेक करते हैं कि नॉन सिंगुलर कब होती है। हमारे पास नॉन सिंगुलर का मीनिंग क्या होता है, उसकी जो नलिटी होती है, जो उसकी नल डिमेंशन होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ जीरो वेक्टर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन क्या होती है, सिर्फ जीरो वेक्टर की इमेज जीरो होनी चाहिए, वहां पर कोई और ऐसा वेक्टर नॉन जीरो नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज जीरो हो जाए। यदि ऐसा होगा तो वो नॉट नॉन सिंगुलर बनेगी, तो वहां पर हम चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जनरल हमने एक्स वाई जेड कंसीडर किया और इज इक्वल टू जीरो चेक कर दिया, रख लिया, ठीक है। हमें नहीं आइडिया कि ये जीरो जीरो है या नहीं है, तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अभी टी ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें पता था, हमने यहाँ पर लिख दिया, आप बैक जाकर लिख लेना, और इज इक्वल टू जीरो जीरो। बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस, फर्स्ट वेक्टर जो हमारे पास एलिमेंट होगा फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के और थर्ड के इक्वल। जहां पर मिस्टेक होने के फुल 100% चांसेस है, काफी स्टूडेंट कर सकते हैं, मेरे से भी हुआ होगा कभी। तो मैंने जब क्लास में बताया था तब भी ऐसा था, बच्चों के माइंड में डाउट आए थे, तो आपको भी क्लियर करना है यहाँ पर। तो जहां पर आप देखिए, जहां पर x की वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ z, इसको कुछ टच ना करते हैं, और जहां देखिए y की वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ z। अभी कुछ बच्चे क्या करेंगे, जहां पर बहुत ऐसी गलती कर सकते हैं हम लोग कि हमें जो x की जो वैल्यू है माइनस जेड जहां पर पुट कर देते हैं, y की माइनस जेड वैल्यू जहां पर पुट कर देते हैं, और सॉल्व करेंगे तो z जीरो आ जाएगा। जैसे z जीरो आएगा तो j भी जीरो हो जाएगा और j भी जीरो हो जाएगा। इसका मीनिंग x y जो z है तीनों जीरो आ जाएंगे, और हम खुश हो जाएंगे कि हमने तो सॉल्व कर दिया इसे, कि हमारे पास जीरो वेक्टर की इमेज जीरो होगी। इसका मीनिंग t क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। इसका मीनिंग t क्या होगा, 1 1 होगा। तो ये एक स्टेप हो सकता है जहां पर, और दूसरी जहां पर देखिए यही मिस्टेक हो सकती थी हमारे पास। और क्या हो सकता है, जहां से हम इसको कैसे देख सकते हैं, यहां पर देखिए x डिपेंड करता है z पर और y डिपेंड करता है z पर। तो हमारे पास क्या हो चुका है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, हमारे पास जो तीन इक्वेशन में z कैसा आ चुका है, z इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आप z को जो सिलेक्ट करेंगे वही x आएगा वही y आएगा। अब z तो इंडिपेंडेंट हो गया, तो आपकी मर्जी है ना, आप कुछ भी लेट करो, आपको कौन कर रोकता है। तो यदि तो कोई बच्चे इसको z को जीरो कंसीडर करेंगे तो x भी जीरो आ जाएगा, y भी जीरो आ जाएगा और सारे जीरो आ जाएंगे। बट क्वेश्चन ये है कि आपने जीरो सिलेक्ट किया कि आप 1 2 3 नहीं कर सकते, रोक रहा है आपको कोई नहीं रोकेगा। तो अब z को 1 कंसीडर करें। जैसे मैंने z को 1 कंसीडर किया तो मेरे पास x माइनस 1 आएगा और y माइनस 1 आएगा। अब ये जो वैल्यूज आ रही है ना हमारे पास x1 माइनस 1, तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा वेक्टर आ जाएगा लाइक माइनस 1 1। तो कोई बच्चे इसको माइनस 1 कंसीडर कर सकता है, 2 कर लो, 3 कर लो, कुछ भी कर लो। आपके पास अनगिनत, आपके पास ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स आप फाइंड कर लेंगे जिनकी इमेज जीरो आएगी। फिर से सुनिए, जिनकी इमेज जीरो आएगी। कैसे आएगी, यहां पर देखिए, दिस द ट्रांसफॉर्मेशन, जो वेक्टर मैंने फाइंड किया माइनस 1 1 माइनस 1 1 0, जहां पर आप पुट करेंगे माइनस 1 1 0, जहां पर आप पुट करेंगे तो हमारे पास माइनस 1 जहां पर है तो ये प्लस 1 हो जाएगा, जहां पर माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 0 तो 0 हो जाएगा। यदि आप 2 कंसीडर करोगे फिर भी 0। तो जहां से गेट क्या किया हमने, 0 0 तो ठीक है, 0 0 के अंदर जी हो रहा है, 0 की इमेज तो हमेशा 0 ही आती है। सुन लीजिए मेरे पास, फिर से सुनिए, 0 वेक्टर की इमेज ऑलवेज 0 आती है जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसका तो कोई डाउट ही नहीं। आपको कोई और वेक्टर चेक करना था तो वहां पर हमने चेक किया कि हमारे पास ऐसे भी वेक्टर जहां पर आ रहे हैं जो कि नॉन जीरो है लेकिन इमेज जीरो आ रही है। इसका मीनिंग नल स्पेस जीरो नहीं होगी, नल स्पेस में और भी वेक्टर्स होंगे। इसका मीनिंग क्या होगा, जे कैसी होगी, इट इज अ सिंगुलर वन। तो इसकी डेफिनेशन हमने की हुई है, तुरंत की हुई है, देखिएगा वहां पर जाके। सो देयरफॉर t इज सिंगुलर, इसका मीनिंग t इज नॉट नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। यदि t नॉन सिंगुलर नहीं हुई तो इसका मीनिंग t 1 1 भी नहीं हो पाएगी। तो दिस इज नॉट 1 1। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। जो मिस्टेक करने वाले से यदि उससे आप बच गए हैं, आपका पॉइंट क्लियर हो गया, कमेंट करिए नीचे जाके जैसे आपने जहां पर आपका सेफ हो चुके हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, t इज नॉट ऑन टू। जहां पर भी दो वे हैं, आप कैसे कर सकते हैं। ऑन टू के लिए हमें क्या करना होता है कि हमारे पास
जो भी वेक्टर होता है हमारे पास, जो भी कोडमेन है, उसके हर एक वेक्टर का कुछ ना कुछ कनेक्शन बैक हमारे पास होना चाहिए, उसके बैक इमेज होना चाहिए। वहां पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन ऑन टू की भी एक हमारे पास ट्रिक है। क्या है वो ट्रिक? कि हमें पता है कि यदि डिमेंशन ऑफ रेंज स्पेस इज इक्वल टू डिमेंशन ऑफ R3 के इक्वल हो जाए, इसका मीनिंग दोनों सेम हो जाती है। यदि दोनों सेम होती है तो ये सिर्फ वही केस होता है जिसको हम ऑन टू कंसीडर करते हैं। फिर से सुनिए, ऑन टू के केस में आपकी कोडमेन और रेंज में कोई फर्क नहीं रहता, कोई अंतर नहीं रहता। यदि कोई अंतर नहीं तो उनकी डायमेंशन सेम होती है, उनकी बेसिस सेम होती है। तो बेसिस डिफरेंट हो सकती है लेकिन डायमेंशन ऑफ द बेसिस बिल्कुल सेम हो सकती है। ठीक है, डायमेंशन डिफरेंट का मीनिंग क्या होता है? मैंने बोला था कि कोई भी स्पेस उठा लो, उसकी एक तो स्टैंडर्ड बेसिस होती है और उसके बाद उसकी बहुत सारी बेसिस हम जनरेट कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग कोई बच्चा रेंज ट्री की कुछ और लिख सकता है और R3 की कुछ और लिख सकता है, तो कहेगा कि ये तो डिफरेंट होगी। अरे डिमेंशन बेसिस डिफरेंट हो सकती है लेकिन नंबर ऑफ जो उसमें वेक्टर होंगे वो 3 ही होंगे। ऐसा नहीं कि किसी में 4 किसी में 2 बेसिस बन जाएगी, वो नहीं होगा। तो वहां पर टी को ऑन टू करने का वो एक मेथड है। अब हमने करना है कि नॉट ऑन टू। अभी नॉट ऑन टू का एक तरह मीनिंग क्या होगा? हमारे केस में ये दोनों इक्वल नहीं होगी, हमारे केस में रेंज टी छोटी होगी, इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू R3 होगी, तो वो नॉट ऑन टू होगा। तो अब हमें क्या करना है? डिमेंशन के लिए हमें रेंज टी की बेसिस को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसकी बेसिस क्या है। जहां पर इसकी बेसिस कितनी होती है वहां से हम कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं। जी भी हमने ऑलरेडी किया हो पहले। हमें पता है कि एक थ्योरम हमने की थी कि जो बी है हमारे पास E1 E2 स्टैंडर्ड बेसिस किसकी? R3 की होती है। यदि ये R3 की स्टैंडर्ड बेसिस और R3 हमारा डोमेन भी है जहां पर, और हमें पता है कि यदि इसकी इमेज की कलेक्शन हम लेते हैं, E1 की इमेज, E2 की इमेज और E3 की इमेज की कलेक्शन हम जहां पर लेते हैं, तो ये कलेक्शन ऑब्वियसली जनरेट करती है, डेफिनेटली जनरेट करेगी किसकी? रेंज स्पेस को। ये जो कलेक्शन है वो रेंज स्पेस को जनरेट करेगी करेगी, हम थ्योरम कर चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन तो जे मार्क यहां पर लग जाता है, क्या ये तीनों की जो कलेक्शन है क्या वो बेसिस बनेगी? यहां पर कहना कुछ मुश्किल होता है, बिकॉज ये 3 वेक्टर्स तो आ चुके हैं। यदि तीनों के तीनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए तब ये बेसिस बन जाएगी। इन दैट केस तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, ऑन टू हो सकते हैं। तो हमें डाउट है, हमने चेक क्या करना होता है? हम जनरेटर तो फाइंड कर लेते हैं, स्पैनिंग सेट होता है वो तो हम फाइंड कर चुके हैं, लेकिन हमें करना क्या? हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट देखने हैं। तो अभी E1 की जो वैल्यू थी आप वापस जाके देख सकते हैं, E2 की वैल्यू आप देख सकते हैं, E3 की जो हमने वैल्यू फाइंड की थी E3 की वो हमने यहाँ पर लिख दी। तो ये 3 वेक्टर हैं, हमने इसकी लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करनी है। और वो भी कैसे कर सकते हैं? तीनों को उठाओ, या तो आप ऐसे कर सकते हैं जहां का आप अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की लीनियर कॉम्बिनेशन 0 कर दो और देखो कि वहां से क्या आ रहा है। वो एक मेथड है, लेकिन दिस इज द माय फेवरेट मेथड कि आप इन तीनों को उठाएं, मैट्रिक्स में डालो और इसको एक्लन फॉर्म में रिड्यूस कर दे, जहां पर जो भी वेक्टर डिपेंड करेगा वो खत्म होगा। फिर से सुनिए, इन तीनों में से जो भी वेक्टर डिपेंड होगा वो खत्म होगा, वो 0 0 हो जाएगा। यदि कोई भी 0 नहीं हुआ मीनिंग वो Li थे। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट ऑपरेशन के साथ इसको खत्म कर लिया और इसके बाद हमने इस रो के साथ इस रो को फिनिश कर लिया, जिसको आता होगा। और आप देखिएगा जहां पर हमारे पास फर्स्ट 2 वेक्टर्स बच गए लेकिन एक रो 0 0 आ चुकी है। तो दिस इज द इक्विवेलेंट फॉर्म। और इक्विवेलेंट फॉर्म अपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा, वहां पर हम कहते थे इक्विवेलेंट फॉर्म में हमारे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ जो हमारे पास नॉन जीरो रोज होते हैं वो नॉन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं। नंबर ऑफ नॉन लीनियर रोज आर द लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर ऑफ द हमारे पास वेक्टर होते हैं उस मैट्रिक्स के। तो हमारे पास जहां पर 2 वेक्टर असल में ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये तो इनकी कॉम्बिनेशन थी, तो इसको हटा दो। अब इसको हटा दो बिकॉज ये सिमिलर चल रहा है। जहां पर ये तीनों जनरेट कर रहे थे वहां पर ये दोनों भी जनरेट कर सकते हैं, बिकॉज इस वेक्टर को भी इन दोनों ने ही जनरेट किया था। तो इसको अलग से कर हटा दो जहां पर। तो इसका मीनिंग क्या होगा? हमारे पास डायनामिक कलेक्शन आ चुकी है इन दोनों वेक्टर्स की। वो एक तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट बन चुकी है, साथ में वो जनरेट भी कर रही है RT को। इसका मीनिंग वो दोनों डेफिनेशन को कंफर्म कर रही है। कौन सी डेफिनेशन? दैट इज द बेसिस ऑफ द डिमेंशन, दैट इज द बेसिस ऑफ रेंज स्पेस। यदि बेसिस ऑफ रेंज स्पेस में 2 वेक्टर्स है तो डिमेंशन ऑफ रेंज स्पेस हमारे पास कितनी आ जाएगी? 2। लेकिन जहां पर डिमेंशन 3 है दोनों इक्वल नहीं आई। यदि नहीं आई तो इसका मीनिंग T क्या होगा? नॉट ऑन टू। दिस मीन T इज नॉट ऑन टू। होप सो आपको समझ में लग गया होगा। यदि लगा तो आप प्लीज जाके लाइक कर सकते हैं।
आज के जो थर्ड एग्जांपल है, ये एग्जांपल मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को एक और पीक पर हम लेकर जाएंगे और इस एग्जांपल से काफी क्लैरिटी होने वाली है। यदि आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको अब जो समझ में आने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब जो एग्जांपल है वो फिर से वही एग्जांपल है, R3 से R3 डिफाइन की हुई है कुछ इस तरह से, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। यहाँ पर स्ट्रेटेजी जहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आपके पास ये बुक है और आपके पास ऐसे एग्जांपल है जहां फिर ये एग्जांपल है तो आपको बुक में देखने को मिल जाएगा उन्होंने इसको कैसे किया हुआ है, उन्होंने कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल ली हुई है। मैं वो भी एक ट्रिक आपको बता देता हूं, यहाँ पर आपने इसको वन वन करना है, मतलब आपके पास वन वन नहीं है तो आप कुछ डिफरेंट एलिमेंट, तो वहां पर क्या होता है ना कि यदि हमारे पास एलिमेंट डिफरेंट है लेकिन इमेजेस सेम आ जाएं तो इसका मतलब वो वन वन नहीं है, बिकॉज डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट इमेजेस एंड सेम एलिमेंट मस्ट बी सेम इमेजेस, तब वो वन वन होती है। तो एक टेस्ट करना, आप नीचे मेरे को कमेंट में करके बताना बाद में कि आपने डन किया। यहाँ पर एक एलिमेंट आप 1 2 3 कंसीडर करिए और एक आप 4 5 एंड 6 कंसीडर करें, मतलब 2 वेक्टर्स आप लेंगे अलग अलग से, तो ये दोनों डिफरेंट है लेकिन आप इसके ऊपर टी लगाना और इसके ऊपर टी लगाना, ठीक है। तो आप यहां पर पुट करेंगे 1 माइनस 2, फिर 2 माइनस 3 और फिर 3 माइनस 1 पुट करेंगे। ऐसे ही आप पुट करेंगे 4 माइनस 5, 5 माइनस 6 और 6 माइनस 2। तो आप ऑब्जर्व क्या करोगे वो मेरे को बताना, क्या इस एग्जांपल के साथ आपके पास क्या आता है, t ऑफ 1 2 3 नॉट इज इक्वल टू t ऑफ 4 5 6 आता है। यदि ये आपके पास आता है इस तरह से भी कि आपने 2 पर्टिकुलर पॉइंट लिए थे, डिफरेंट पॉइंट लिए थे, इमेजेस चेक करिए और इमेजेस क्या आ गई, डिफरेंट, सॉरी डिफरेंट नहीं आएगी हमारे पास इमेजेस इनकी, यदि आपके पास इक्वल, मैंने बोला ना कि चेक करो, अभी मैंने चेक नहीं किया तो इमेजेस आपकी सेम आने वाली है बिकॉज इट इज नॉट वन वन, तो आपको जस्ट चेक करना है। फिर से सुने, पॉइंट डिफरेंट है लेकिन इमेजेस सेम आ जाएगी, पॉइंट डिफरेंट इमेजेस है, इट इज नॉट वन वन, इट्स सो सिंपल। तो आपकी बुक में ऐसे किया है। लेकिन मैंने जो लास्ट एग्जांपल की थी उस एग्जांपल में मैंने आपको जिस स्ट्रैटेजी बताई थी, तो आपके माइंड में डाउट हो सकता है क्या वो उसी के लिए वर्क करती थी, नहीं उसी के लिए नहीं करती थी, हर किसी के लिए करती है, थोड़ा सा बस आपको समझदारी से काम करना होगा। तो मैंने फिर से वही स्ट्रैटेजी लिखी हुई है कि इट इज नॉट वन वन, तो मैंने इसको नॉन सिंगुलर, मतलब मैंने इसको नॉन सिंगुलर नहीं करना है कि जो नॉन सिंगुलर नहीं होगी तो जो वन वन भी नहीं होगी। तो नॉन सिंगुलर काफी इजी होता है, तो आप उसकी लेट कर ले कि हमारे पास t ऑफ x y z इज इक्वल टू 0 0 है, इसका मीनिंग इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। हम चेक करेंगे कि ये वेक्टर कैसे आते हैं। यदि ये वेक्टर सिर्फ 0 0 0 पर ही 0 बने फिर तो ये नॉन सिंगुलर और वन वन हो जाएगी, लेकिन यदि 0 0 0 के बिना कोई और एलिमेंट नॉन जीरो आ जाता है और फिर भी आंसर 0 है, बिकॉज आंसर तो 0 है लेकिन वेक्टर यदि नॉन जीरो हमें ये आंसर दे रहा है फिर ये नॉट वन वन होगी। ये स्ट्रैटेजी इजी है और ये भी इजी है। जहां पर लेकिन जहां पर सिलेक्शन ऑफ जो पर्टिकुलर आप ले रहे हैं वो एक डाउट हो सकता है, इसलिए मैंने साइड में आपको इसके लिए रेडी करना है। तो जैसे मैंने इन दोनों को इक्वल करा तो हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 0 आ गया, y माइनस जेड 0 आ गया, z माइनस x 0 आ गया, जहां पर x की वैल्यू y की z और z की x आ गई। एक बच्चे तो ये कर सकते हैं कि वो जहां पर x को यदि 0 कंसीडर करेंगे, जैसे आपने x को 0 किया तो आपका y 0 आ गया, y को 0 किया z भी 0 आ गया। मैंने बोला था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 0 0 तो आंसर 0 देगी, हमें कुछ और भी ट्राई करना है, क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं एक तरह से हमारे पास y भी x पर डिपेंड करता है और z भी x पर डिपेंड करता है, तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, हम आप ऐसा भी कर सकते हो, आप y को भी ले सकते हैं z, बिकॉज इक्वालिटी है, जहाँ पर सिमेट्री है, किसी को भी आप कंसीडर करें। तो मैंने यहाँ पर जैसे x को 1 लिया है ना, मैंने जैसे x को 1 लिया, 1 पुट करूंगा जहां पर तो y आ जाएगा 1, उस y1 को मैं जहां पर पुट करूंगा तो मेरे पास z क्या आ जाएगा 1। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि मैंने x को 1 कंसीडर किया, y1 आ गया, x जहां पुट करे z भी 1 आ जाएगा, तो एक पॉइंट ये हो गया। और या फिर हम x को 2 कंसीडर करते हैं, y भी 2 आ जाएगा, 2 वैल्यू पुट करें z भी 2, तो इसका मीनिंग आप 2 3 4 कुछ भी पुट करें, इनफाइनाइट टाइम आप पुट कर सकते हो एंड यू विल गेट इनफाइनाइट नॉन जीरो नंबर। बट जो नंबर्स है वो आपको जहां पर पुट करने पर ऑलवेज जीरो देंगे। इसका मीनिंग हमारे पास एक x y z 1 1 जहां 2 2 2 कुछ भी आप लिखे जो कि नॉन जीरो है, लेकिन जब हम उसको जहां पर पुट करते हैं 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 2 -2 0
2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0। तो हमारे पास एवरी टाइम बहुत सारे नंबर हैं जो कि नॉन जीरो भी है, साथ में जीरो आ रहे हैं। इसका मीनिंग टी कैसी होगी हमारे पास, दिस इक्वल टू जीरो इंप्लाइज वेक्टर नॉट इक्वल टू जीरो ऑलवेज, ये ऑलवेज जीरो नहीं रहता है, इसके पास नॉन जीरो भी है, सो टी इज अ सिंगुलर। इसका मीनिंग नॉट नॉन सिंगुलर, इसका मीनिंग टी इज नॉट 1 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा। स्माइल करें अभी यहाँ पर आपको क्लैरिटी होगी। जहां पर इसको करके मेरे को नीचे कमेंट में बताइएगा। आगे चलते हैं, टी इज नॉट ऑन टू। यहाँ पर मैं रुका हूँ जहां पर हमने लास्ट वाली स्ट्रेटजी नहीं यूज की, बिकॉज वो लेंथी हो जाता। यदि हम लास्ट वाली स्ट्रेटजी करते बेसिक बनाने के लिए, तो सबसे पहले हमें E1 E2 E3 चाहिए होता। उसके लिए हमें क्या, उसके बाद हमें क्या चाहिए था, तीनों की वैल्यूज चाहिए होती है। तो मतलब लास्ट में आप याद करें कि हमने E1 E2 E3 लिखा था, फिर हमने TE1 TE2 TE3 फाइंड किया था। लेकिन यहाँ पर हमें करना पड़ेगा, एक बार E1 मतलब 1 0 0 पुट करना पड़ता, उसका वैल्यू फाइंड करना पड़ता, फिर 0 1 0 पुट करते, फिर फाइंड करते, 0 0 1 पुट करते, फिर करते। तो उस लेंथ से बचने के लिए हम इसको ऑन टू ऐसे भी कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास बहुत पॉइंट तो है, यदि आप वो कर सकते हो। आप E1 E2 कंसीडर करिएगा कि आपको पता है कि E1 E2 E3 की जो कलेक्शन है वो R3 की बेसिस है। तो TE1 TE2 TE3 जो बनेगी वो बेसिस किसकी होगी, आपके पास वो जनरेटर बन जाएगा किसका, RT का। उस TE1 E2 E3 की वैल्यू अब यहां से पुट करके तीन वेक्टर्स आपके पास आ जाएंगे, और आपने चेक करना है कि क्या वो तीनों का जो सेट है वो Li है, वो नहीं बनेगा। वो पॉइंट भी मैंने बता दिया। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग यदि करें, अब हमारे पास आसान है काम। तो ऑन टू की दूसरा पॉइंट क्या होता है कि ऑन टू में क्या होना चाहिए कि जो कोड में इनका आप कोई वेक्टर उठाएं और चेक करें कि बैक अगर हमारे पास डोमेन में कुछ ऐसा पॉइंट है जिसकी इमेज वो बढ़ रहा है। फिर से सुनिए, ये कोड डोमेन है, ये डोमेन है। कोड डोमेन का कोई भी एक वेक्टर उठाएं सिंपल, जो आपको अच्छा लगता है, और चेक करें कि उस पॉइंट के लिए कोई वेक्टर यहाँ पर प्रेजेंट है बी, जिसकी इमेज हमें जी वाला आंसर दे। वो जब यदि देता है तो वो ऑन टू है, यदि नहीं देता है मतलब यदि हमारे पास जे पॉइंट तो है, लेकिन जहां पर वी आर नॉट एबल टू फाइंड अ वेक्टर इन दिस डोमेन जिसकी इमेज बने, इसका मीनिंग वो ऑन टू नहीं होगा। इसका मीनिंग इट इज अनटच्ड बैक, इसका कोई भी टच नहीं है बैक में। तो ये स्ट्रेटजी है। तो उसके लिए हमने कंसीडर कर लिया सिंपल पॉइंट 1 1 कंसीडर कर लिया, जो यहाँ से आइडिया आप 2 2 कर लो, 1 1 कर लो, 3 3 कर लो, मेरे अकॉर्डिंग सेम आंसर आने वाले हैं। लेकिन 1 2 3 मत करिए ना, बिकॉज यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं जिनमें से आपके पास यदि 100 एलिमेंट्स है तो 99 एलिमेंट की इमेजेस हो सकती है बैग। हमें तो सिर्फ एक चाहिए, तो थोड़ा सा देखना होता है कि वो एक कैसा है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया ले लेना कि आप सिमिलर पॉइंट यूज करना, बिकॉज ये स्ट्रेटजी है जो एक सिमिलरिटी देती है। तो 2 2 5 है, कुछ भी चेक करना। तो कंसीडर कर लिया कि 1 1 R3 में बिलोंग करता है, और मेरा काम क्या गया, हमने सच दैट हमने ऐसा पॉइंट लिया कि हमने लेट कर लिया कि TXYZ इज इक्वल टू 1 1 है। हमारा काम क्या कि हमने जहां पर XYZ को फाइंड करना है कि वो पॉसिबल है ऐसा कोई वेक्टर जो हमारे पास डोमेन है जिसकी इमेज बने। तो हम वैसे कंसीडर करके लेकर चलते हैं कि सो दैट दिस कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो उसके बाद हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया। जैसे हमने सॉल्व किया x माइनस वाई 1 आ जाएगा, y माइनस जेड 1 आ जाएगा, z माइनस एक्स 1 आ जाएगा। इनको सॉल्व करके XYZ फाइंड कर सकते हैं। लेट्स ट्राई करें। यदि मैं इन दोनों को ऐड करूं फर्स्ट वाली इक्वेशन को, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, y से y कट गया तो x माइनस वाई 2 आ जाएगा। और थर्ड इक्वेशन भी तो सेम ही है, बस थर्ड में एक चीज करनी है हमारे पास, जहां से माइनस कॉमन निकाल कर इस साइड में लिख देना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऐड करने पर x माइनस जेड 2 एंड x माइनस जेड इज इक्वल टू -1। तो क्या जो पॉसिबल है ऐसी XZ फाइंड करनी जो आपको दो बार पुट करें, जहां पर पुट करें तो 2 दे और जहां पर पुट करें तो -1। इसका मीनिंग इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x by z फ्रॉम दिस कंडीशन। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इसका मीनिंग क्या होगा कि हमारे पास ऐसा कोई भी वेक्टर नहीं होगा जिसकी इमेज x1 y1 जिसकी इमेज j वाला वेक्टर बने। इसका मीनिंग इसकी प्री इमेज नहीं है, तो विच इज इम्पॉसिबल। सो thus for 1 1 1 R2 जो कुछ R3 को बिलोंग करता है, there is no x y z belongs to R3 such that this condition hold। तो ऐसी कंडीशन होल्ड करने वाला कोई भी वेक्टर प्रेजेंट ही नहीं है। इसका मीनिंग ये बैक में लिंक नहीं होगा। इसका मीनिंग आपके पास 2 2 2 कर लो, 3 3 3 कर लो, 4 4 4 कर लो, जितने जहां पर हमारे पास दे रहे थे ना जीरो एलिमेंट ऐसे, उन सभी की आपके पास बैक में कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो इसका मीनिंग ये ऑन टू नहीं होगा। सो दिस इज नॉट ऑन टू। तो अब मैं जहां पर थोड़ा सा रुकता हूं बिकॉज काफी फास्ट मैंने कोशिश की, लेकिन इस वीडियो की लेंथ हो जाती है, वो भी इशू उठाते हैं बच्चे, देखते कम है, स्किप करते हैं। तो पहले तो आप इसको स्किप कर पॉज करिए और नोट कर लें। तो काफी देखना पड़ता है, डाटा भी लगता है फलाना, तो उसके लिए थोड़ी सी स्पीड
पता नहीं, ठीक है, लेकिन आप यदि समझ में लग गई, यदि आपको समझ लगी, जैसे पर्टिकुलर मैं आपको बता रहा हूँ, आपके फेस पर यदि स्माइल है और आपको ऊपर आई बटन लगा हुआ है, आप उसको जाके एक बार प्रेस करें, आपको वहां पर कुछ पोल मिल जाएगा, वहां पर कुछ आंसर कर सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। अच्छी लगी तो शेयर करते हैं ना, सब्सक्राइब तो आपने किया होगा, ऐसा हम मान कर चलते हैं, ठीक है। सो ख्याल रखो अपना, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।